नंगलपुर थाने क्षेत्र के गांव हलेड़ में एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। फिलहाल किसी तरह के कोई खतरे और नुकसान की बात नहीं है। पठानकोट वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर को कथित तौर पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करने के बाद खुले मैदान में एहतियातन लैंडिंग करनी पड़ी। कल हुए विमान हादसे के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे। पीएम मोदी ने अस्पताल पहुंचकर हादसे में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी हादसे वाली जगह पहुंचे जहां विमान क्रैश हुआ था। यहां आकर पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की। इसके बाद पीएम मोदी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। बता दें कि कल हुए विमान हादसे में 265 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पीएम मोदी हादसे वाली जगह और घायलों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आज अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का दौरा किया। तबाही का मंजर दुखद है। अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की जो घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे हैं। हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। अहमदाबाद में पूर्व सीएम विजय रूपाणी की पत्नी से भी पीएम ने मुलाकात की। एयरपोर्ट पर पीएम विजय रूपाणी के परिवार से मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अहमदाबाद विमान हादसे के बाद के हालात की समीक्षा की गई। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमान हादसे में जिंदा बच जाने वाले एकमात्र यात्री से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये कहावत भूमि चौहान पर सटीक बैठती है। भूमि अपने पति से मिलने के लिए लंदन के ब्रिस्टल जाने वाली थी, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंची तो उन्हें बोर्डिंग नहीं मिली। काफी देर तक वो सदमे में रही। चौहान ने बताया कि सिर्फ 10 मिनट लेट होने के कारण उनकी फ्लाइट छूट गई थी। भूमि ने बताया कि जब वो दुखी होकर एयरपोर्ट से एग्जिट गेट पर पहुंची तब उन्हें पता चला कि जिस फ्लाइट को उन्होंने मिस किया है वह क्रैश हो गया है। पहुँचते थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ अहमदाबाद ट्रैफिक और ये सब की वजह से। तो वहाँ पे चेक इन का गेट सब बंद हो चुका था और उन्होंने मुझे आगे जाने ही नहीं दिया कि आप 10 मिनट पहले आते तो हम आपको जाने देते। अभी बोर्डिंग पैसेंजर का लिस्ट प्रिंट आउट हो चुका है और वो सब निकल चुका है, तो इसके लिए हम आपको जाने नहीं दे सकते। जब बाहर निकले और आपको पता चल के क्रैश हो गए तो कैसा फीलिंग? ऐसा सुन के तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं। मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मेरे माता जी और जो गणपति बापा हमारे भगवान है उनकी वजह से मैं तो बच गई, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही स्पीचलेस है। तो वो जो 241 जो लाइव्स गई है, तो मैं मतलब शायद अगर मेरा इतना नसीब अच्छा होता तो मैं उस फ्लाइट में होती तो मेरी वजह से सब लोग भी बच सकते थे। ऐसा अभी मैं सोच रही हूँ। तो फिर मैं ऐसा फील करती कि आई एम द लकीस्ट गर्ल, बट जो भी हो बहुत खराब है। एक पिता जिसकी बेटी लंदन में नौकरी करती थी, सिर्फ दांतों का इलाज कराने इंडिया आई थी और अब वो बेटी नहीं रही। अभी 2 दिन पहले ही ट्रीटमेंट पूरा हुआ था, वापसी की तैयारी थी। एयरपोर्ट पर बेटी के साथ ली गई वो आखिरी सेल्फी अब हमेशा के लिए याद बन गई है। पिता ने अपनी बेटी की शादी भी तय कर दी थी। आपको सुनाते हैं एक पिता का दर्द। एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन की फ़्लाइट उड़ी थी कल, लेकिन उड़ान भरते ही वो जो फ्लाइट है वो क्रैश हो गई। उसमें 242 लोग मौजूद थे, जिनमें से सिर्फ एक इंसान की जान बची। बाकी 241 लोगों की इस पूरे हादसे में मौत हो गई। इस समय हमारे साथ एक पीड़ित परिवार है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आपका नाम? सुरेश मिस्त्री। सुरेश मिस्त्री जी, कौन था उस फ्लाइट में? कौन लोग थे? मेरी लड़की थी। क्या नाम था? किनल मिस्त्री। तो कहाँ जा रहे थे? लंदन। क्या वजह थी कि लंदन जाते वहाँ वहीं पे रहती थी? हाँ, लंदन ही रहती थी। तो उसका वो सर्जरी था, तो सर्जरी के लिए आई थी। डेंटल का सर्जरी चालू था उसका। तो उसका टीथ इम्प्लांट करने का था, 8 टीथ। अच्छा। अगले साल उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, तो इम्प्लांट का, तो डॉक्टर ने बोला था 8 महीना वेटिंग करो, 8-10 महीना उसके बाद ही हो सकता है। तो अहमदाबाद में उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ परसों, 2 दिन पहले ख़त्म हुआ ट्रीटमेंट। और वो ऐसा आज जाने वाली थी गई कल, तो ऐसा हो गया।
ओके, आप लोग सब लोग ड्रॉप करने गए थे एयरपोर्ट पे? मैं और उनकी मम्मी ही गए थे। अच्छा, तो लंदन में क्या करती हैं वो? वो वर्क परमिट में है, जॉब करती है। ओके, आप लोग कुछ वीडियो भी बनाए थे, हाँ, दिखा सकते हैं आप हमको? ये उनका छोटे समय का है, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट। ओके, और आपने कुछ सेल्फी भी ली थी? वो हमने फ़ोटो लिया, उसने हमारी सेल्फी ली, मैं लेती हूँ डैडी। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये बेटी है। ओके, ये आपकी वाइफ है और ये आप खुद है? हाँ, मैं खुद हूँ। तो कितने बजे ड्रॉप करने गए थे अपनी बेटी को आप? हम लगभग 10:30 बजे उधर पहुंच गए थे और हम 12:30 के करीबन 12:30 के करीबन निकले हम। जैसे हम आनंद एंटर होने को आए तो इधर अहमदाबाद से फ़ोन आया मेरी वाइफ का फ्रेंड का, एक फ़्लाइट क्रैश हो गया। तो कौन सी फ़्लाइट थी के? मैं बोला एयर इंडिया था। तो क्या वो न्यूज़ में बता रही एक फ़्लाइट लंदन जाने वाली क्रैश हो गए, तो वही है कि क्या कंफर्म? फिर हम आनंद पहुंचने वाले थे, फिर हम घर पहुंच गए, सब न्यूज़ में देखा तो वही फ़्लाइट थी। फिर हम सीधा तुरंत सभी लोग इधर आ गए। हाँ, हमारी बहू थी फीनल मिस्त्री। ओके, तो आप लोग भी अहमदाबाद में रहते हैं? नहीं, हम आनंद रहते हैं, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर है। हाँ, अमूल डेयरी वाला आनंद है ना, वहाँ रहते हैं। तो वो 1 महीने के लिए यहाँ उसके डेंटल ट्रीटमेंट के लिए आई थी और कल वापस जा रही थी। शादी रजिस्टर्ड हो चुकी थी लेकिन शादी होनी थी? शादी रजिस्टर्ड हो गई थी मगर हम घर वाले सेलिब्रेट करना चाहते थे। हाँ। वो अभी 1-2 साल बाद करना चाहते थे मगर हो गई थी मैरिज, तो रजिस्टर्ड हो गया सब। और मेरा लड़का और ये हमारी बहू वो लंदन में रहते थे। अच्छा, लंदन में रहते हैं। हाँ, तो लास्ट ईयर उनका एक्सीडेंट हुआ था, कार एक्सीडेंट। तो यहाँ उसका जो है वो ब्रेक हो गया, डेंचर सब ब्रेक हो गया था। तो इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डेंटल की वो यहाँ आई थी एक महीना। तो उसकी टिकट ओरिजिनली 7 तारीख को थी, फिर एक्सटेंड किया 12 तारीख को। और ये एक्सटेंड क्यों किया? बस ऐसे ही थोड़ा उसको 2-4 दिन यहाँ रहना था और ज़्यादा। हाँ, और 7 तारीख की फ्लाइट होती तो सब कुछ ठीक होता है? कुछ सिचुएशन अलग होती मगर भगवान का यही कुछ लिखा हुआ। 24 घंटे में सब कुछ चेंज हो गया? 24 मिनट में चेंज हो गया। यहाँ से हम अभी वापस आनंद भी नहीं पहुँचे थे और शायद CNBC न्यूज़ मेरा प्रोफेशन शेयर ब्रोकिंग का है, तो मैं वो स्लाइड देखा कि प्लेन क्रैश इन अहमदाबाद। तो फिर फ्लाइट नंबर कंफर्म किया, फिर यहाँ आ गए भागते हुए। कल से यहाँ ही है। आगरा के नीरज लवानिया भी अपनी पत्नी अपर्णा के साथ एयर इंडिया की फ्लाइट में मौजूद थे। इस बात से अनजान कि ये उनका आखिरी सफर होने वाला है। नीरज बड़ोदरा में भी एक निजी कंपनी में काम करते थे और कल वो पत्नी के साथ टूर पर लंदन के लिए निकल रहे थे, लेकिन इस दर्दनाक हादसे ने उनकी जिंदगी छीन ली। आगरा में उनके भाई तक जैसे ही हादसे की खबर पहुंची, घर में मातम पसर गया। नीरज से उड़ान से पहले ही अपने भाई सतीश लवानिया से बात की थी। मेरी तो बात हुई थी उससे 9:30 बजे के आसपास। भैया जी मैं जा रहा हूँ, टैक्सी में, तो उस टैक्सी से जा रहा था बड़ोदरा से अहमदाबाद के लिए। तो बोलता है मेरी 11:30 बजे 1:30 बजे की फ्लाइट है और करीब 12 घंटे में लंदन पहुँचूँगा, उसके बाद मैं तुझसे बात करूँगा। मुझे जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ आया, मैं मोबाइल देख रहा था, ब्रेकिंग न्यूज़ तो पता चला कि उस फ्लाइट में गई थी। बाकी मुझे ठीक से जानकारी कुछ नहीं। भोगीलाल परमार भी अपनी पत्नी के साथ उस फ्लाइट में सवार थे जिसका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो अपने बेटे और बहू से मिलने लंदन जा रहे थे और रवानगी से पहले बकायदा सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की तस्वीरें भी शेयर उन्होंने की। उनकी पत्नी ने उड़ान से ठीक पहले एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो तमाम मुसाफिर नजर आ रहे हैं जिनकी इस भयानक हादसे में मौत हो गई। इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया है। तेहरान समेत कई जगहों पर बमबारी की खबरें हैं। इजराइल का दावा है कि उसने 2 परमाणु रिएक्टरों को तबाह कर दिया है। इस हमले के जवाब में ईरान ने शायद शाहिद ड्रोन से इजराइल पर हमला किया है। ईरान का कहना है कि उसके एयर डिफेंस ने कई इजरायली क्रूज मिसाइलों को मार गिराया। इस घटना के बाद अमेरिका ने वाशिंगटन स्थित इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी है। इजराइल ईरान तनाव लगातार बढ़ रहा है।
कल पटना में हुई बैठक के बाद भी इंडिया गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला सेट नहीं हो सका है। इंडिया गठबंधन के घटक दल वीआईपी ने एक बार फिर तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है। मुकेश सहनी की पार्टी ने एक बार फिर से 60 सीट पर दावेदारी जताई है। पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि उनकी पार्टी के नेताओं की इच्छा है कि कम से कम 60 सीट पर वीआईपी को लड़ना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हर दल चाहता है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो और विधानसभा में उनकी धमक हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अंतिम फैसला तेजस्वी यादव को करना है। सुझाव दिया था कि वीआईपी पार्टी का जो है आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है और वीआईपी पार्टी को कम से कम हम लोग को 60 सीट में चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमारा कार्यकारिणी के जो सदस्य है उन्होंने सुझाव दिया, आदरणीय नेता सनोफ मला मुकेश सहनी। तो हम लोग तो अपनी मांग रखेंगे और कौन नहीं चाहता है भाई, हम नहीं चाहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा विधायक हो और हमारा बिहार विधानसभा में वीआईपी का जो आवाज़ गूंजे, हमारा कुछ बात रहे, कुछ तुरंत जो है उसको हम इम्प्लीमेंट कराए और हमारा अधिकार मिले वहाँ पे। और अंतिम दिन है तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी ही लेंगे, क्योंकि वही कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा भी हैं। 100 दिन न बचा हुआ है, बिहार की जनता तो मान चुकी है, अभी सर्वे भी देख लीजिए। सुझाव दिया था कि वीआईपी पार्टी का जो है आज के दिन में जनाधार वाली पार्टी है और वीआईपी पार्टी को कम से कम। इधर कल पटना में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में जेएमएम को नहीं बुलाया गया। खबर है कि बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम नाराज है। जेएमएम ने साफ साफ कह दिया है कि बिहार चुनाव को लेकर वो गंभीर है और 12 सीट पर हर हाल में चुनाव लड़ेगा। जेएमएम का दावा है कि हेमंत सोरेन के रूप में उनके पास गठबंधन का बड़ा चेहरा मौजूद है, जिसका फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। आरजेडी और कांग्रेस ने जेएमएम को धैर्य रखने की सलाह दी है। आरजेडी ने कहा कि जिस तरह से जेएमएम ने झारखंड चुनाव में फैसला लिया, ठीक उसी तरह बिहार चुनाव में आरजेडी फैसला लेगा। बैठक में नहीं बुलाए जाने से जेएमएम की नाराजगी पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि भानुमति के कुनबे में पहले से बिखराव था। अब जेएमएम के रुख से साफ हो गया है कि बिहार में इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। अगर यह मिलकर लड़ेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो इनके अस्तित्व पर संकट होगा। के कुनबे में बिखराव पहले से ही था और वो एक बार फिर बगावती सुर जेएमएम के जिस तरह के दिखे हैं, उससे बिल्कुल साफ है कि महागठबंधन का बिहार में कोई भविष्य नहीं है। दरअसल जेएमएम ने कल की बैठक में हिस्सा नहीं लिया और सूचना है पशुपति पारस जी की पार्टी भी इस बैठक का हिस्सा नहीं बनने के लिए तैयार थी। अब सीट शेयरिंग को लेकर के कांग्रेस और आरजेडी के जो तल्ख तेवर हैं और उसके बाद माले के दबाव की राजनीति। इंडिया गठबंधन में मतभेद को लेकर बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है। पिछली बार के चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर है। हम लोग बेहतर समन्वय के साथ चुनाव मैदान में इस बार उतरेंगे। वहीं इंडिया गठबंधन में सीएम उम्मीदवार को लेकर कहा कि सही समय पर ऐलान हो जाएगा। सभी लोगों को पता है कि जो सबसे बड़े दल का नेता होता है वही मुख्यमंत्री पद का दावेदार होता है। एकदम इक्वल पार्टनर के तौर पर संख्या के आधार पे तो संख्या कम बेसी होगा, लेकिन वैचारिक तौर पे हम लोग मानते हैं कि वो हमारे इक्वल पार्टनर हैं। उस लिहाज से हम लोग चुनावी अभियान में जाने वाले हैं। लेकिन सीएम उम्मीदवार के तौर पर अभी तक तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर नहीं लगी, जबकि आरजेडी की तरफ से ऑलरेडी बोला जा चुका है कि तेजस्वी यादव ही चेहरा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सहयोगी दल के साथ बैठकर इस पर निर्णय क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, सभी लोग को अभी तक जानकारी भी है कि जो सबसे बड़ा दल का जो नेता होता है वही मुख्यमंत्री का दावेदार भी होता है और वही मुख्यमंत्री बनता है। गठबंधन में जो दल है वो वैचारिक तौर पे इसने प्रतिबद्ध हैं कि वो कोई भी दूसरे नेतृत्व को स्वीकार भी नहीं करेंगे। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। केंद्र सरकार की उपलब्धियां को गिनाया, जिसके बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस थेथर है, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, केंद्र की सरकार लोगों को रोजगार दे रही है। इन सब मुद्दों पर कांग्रेस का मुंह नहीं खुलता है। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कांग्रेस देशद्रोहियों की पार्टी हो गई है। देश थेथर है। 30 करोड़ से ऊपर ईपीएफओ नंबर है। कांग्रेस की जुबान नहीं खुलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत सरकार आज ईपीएफओ नंबर 30 करोड़ से अधिक है। इस देश में 2 करोड़ लगभग प्रति वर्ष
बच्चे भी पैदा होते हैं। तो भारत की सरकार रोजगार देने का जो वादा किया है, वो हम कोई मुंह जबानी नहीं बोल रहे हैं। ईपीएफओ नंबर देखें, कांग्रेस भ्रम ना फैलाए, ये तो देश द्रोहियों की पार्टी हो गई। बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाया है और दावा किया है कि चुनाव तक आते आते इस गठबंधन में भगदड़ मचेगी और टूट जाएगा। आरजेडी खुद को बड़ा भाई मानता है और कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। मतलब साफ है कि आरजेडी थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो कांग्रेस इस गठबंधन की गाड़ी को सीधे खाई में गिरा देगी। इसमें सिर्फ सीएम फेस के लिए ही नहीं लड़ाई है, अनेकों लड़ाई है। सबसे पहले तो वो तय कर लेना कि किसको कितना सीट मिलेगा, उसमें से कितने लोग अभी भागेंगे वो गिनती आप लोग करते रहिएगा। वो एक साथ रह ही नहीं सकता, निश्चित रूप से टूटने वाला है। और दरभंगा से बड़ी खबर, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में पिटाई हुई है। हाथ पैर बांधकर युवक की पिटाई की गई है। पिटाई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। आरोपी पर जहरीले कीड़े भी छोड़े गए। घायल युवक अस्पताल में भर्ती है। पिटाई के आरोप में 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं। सकतपुर के ककोड़ा गांव की घटना सामने आई है तो चोरी के आरोप में पिटाई हुई है। आरोपी पर जहरीले कीड़े भी छोड़े गए। घायल युवक अस्पताल में भी भर्ती है, जहां उसका इलाज कराया जा रहा है। पिटाई के आरोप में 2 गिरफ्तार भी किए गए हैं। सकतपुर के ककोड़ा गांव की घटना सामने आई है। पहले हम लोगों ने ट्रैक किया कि उसका इलाज कहाँ चल रहा है। इलाज ज्ञात हुआ कि झंझारपुर में अस्पताल में किया जा रहा है। तो झंझारपुर अस्पताल में भेज के पुलिस पदाधिकारी के माध्यम से हम लोगों ने उसके जो स्थिति है, हेल्थ का स्टेटस है, उसके बारे में अपडेट्स लिया। रेड किया गया है और 2 उसमें से लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बाकी जो लोग चिन्हित किए जा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, आखिर किसने इन लोगों को छूट दे दी कि चोरी का आरोप भले ही, लेकिन पिटाई इस कदर की गई? जी, जो सीसीटीवी में वीडियो दिख रहा है उसमें जितने लोग हैं गांव के, जो बताया जा रहा है कि ये मुर्गी का फार्म चलाते हैं और वहीं पर इस युवक के साथ इस तरह से तालिबानी सजा दिया गया। जहरीले जो चींटियां थी, जहरीले कीड़े थे, उसके शरीर पर छोड़े गए और जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मोहम्मद सद्दाम और वकील को। और जो लोग उसमें दिख रहे हैं वीडियो में, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी, ये ग्रामीण एसपी श्री आलोक ने बताया है और छापेमारी भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह की घटना, ये तस्वीर सामने आई है, पूरे इलाके में चर्चा का विषय है कि इस तरह से एक चोरी का आरोप लगा के जिस तरह से यातना दिया गया है, ये कहीं न कहीं मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है। जी बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। और खबर बगा से, जहां ओवरलोड गाड़ियों की जांच करने गई परिवहन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। बॉर्डर क्षेत्र में वाहन जांच कर रहे ईएसआई पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ओवरलोड वाहन चालकों के साथ अन्य लोगों ने परिवहन विभाग के प्रवर्तन अवर निरीक्षक को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की है। नौरंगिया थाना क्षेत्र अंतर्गत नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा स्थित 727 पर मदनपुर मोड़ की यह घटना बताई गई है। सीतामढ़ी से खबर है, जहां पुपरी में कारोबारी गोविंद केजरीवाल के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई से कारोबारियों में हड़कंप मचा है। कारोबारी गोविंद केजरीवाल के अनुसार उनके बेटे का सिगरेट का बिजनेस है। छापेमारी क्यों हो रही है, इसका कुछ पता नहीं चल सका है। पैसा जाता है, उतना पैसा का सिगरेट जो है सो अकाउंटेड एकदम पक्का में आता है, समझे कि नहीं। वहाँ का क्या मामला है, नहीं मामला है, एक सिगरेट को लेकर के छापेमारी चल रही है। खबर दानापुर से है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। न्यू गोसाई टोला में अपराधियों ने युवक शरण कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी है। गोली लगने के बाद उसे निजी अस्पताल में भेजा गया था, लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एफएसएल की टीम भी जांच कर रही है। फिलहाल आपसी वर्चस्व या पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है।
नालंदा के बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जहां 67वीं बैच के 26 प्रशिक्षु डीएसपी को शपथ दिलाई गई। इसमें 7 महिला डीएसपी भी शामिल थी। बता दें कि इन सभी प्रशिक्षु डीएसपी को 2 साल की कठिन प्रशिक्षण दिया गया है, जहां शपथ लेने के बाद सभी को विभिन्न जिलों में तैनाती किया जाएगा। शपथ लेता हूं कि मैं भारत के संविधान एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते हुए देश की संप्रभुता, अखंडता, आंतरिक सुरक्षा और चलिए